हेलो भाइयों, तो आप सब कैसे हैं। आई होप अपनी भी तैयारी में लगे होंगे। और एक टीचर आपसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। आशा करता यह है कि आप अपनी तैयारी को ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। ठीक है। और रिजल्ट लीजिए और नौकरी पाइए। ठीक है। तो आज हमारा, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि आज हमारा 63 नंबर का एपिसोड है। ठीक है। और 62 एपिसोड हो चुका है। अगर प्लेलिस्ट बन चुका है इसी चैनल पे, एग्जाम लोग के चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुका है। तो आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देखिए और देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद रिवीजन करिए। ठीक है। करेंट अफेयर का आज ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहां पे करंट अफेयर ना आता हो। ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देख लो। ठीक है। जहां हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक पेपर में करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर, और करंट अफेयर क्या है, एक कंसाइज सिलेबस है। क्या है, एक कंसाइज सिलेबस। ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है। 10-12 क्वेश्चन डेली, मुख्य रूप से मेन रूप से, मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो 10-12 क्वेश्चन डेली बनते हैं और उतना ही क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ठीक है। तो आप उसको डेली बेसिस पे देखिए। लोगों को लगता है कि एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले मैं करंट अफेयर पढ़ लूंगा तो मेरा रिजल्ट करंट अफेयर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चक्कर में बहुत लोगों को देखा हूं मैं। ठीक है। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। जैसे आप प्रॉपर जीएस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे साइंस पढ़ रहे हैं, वैसा ही 1 घंटा आपको डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर दीजिए। हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन करंट अफेयर ईमानदारी पूर्वक अगर डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो अगर आपके पेपर में करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन आया है तो आप 10 आउट ऑफ 10 कर करके आ सकते हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर का और 10 आउट ऑफ 10 कर लिया आपने तो आप बहुत लोगों से लीड कर गए। क्योंकि जनरली करते क्या है कि वो लास्ट में, एग्जाम के लास्ट समय पे करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं। अगर ठीक है आप करंट अफेयर लास्ट समय पर, लेकिन कोई भी सोर्स, जो भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, कोई ऑनलाइन वीडियो देख रहा है, कोई ऑफलाइन बुक पढ़ रहा है करंट अफेयर का। ठीक है। लेकिन जब तक उसको मिनिमम आपको 5 बार तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। जब तक आप उसको 5 टाइम नहीं पढ़ेंगे, मिनिमम बता रहा हूं कि तब जाकर के आपको 50 to 60% आपके दिमाग में आएगा, बातें रहेंगी, तब जाकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे अगर देखते हैं, डेली बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चन करना है मिनिमम। मैक्सिमम समय आपको 1 घंटा देना है करंट अफेयर पे। अगर 1 घंटा आप डेली समझते रहना है तो आपको मैं लिटरली बोल रहा हूं कि 10 में से 10 क्वेश्चन, आप अगर 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो 10 में से 10 क्वेश्चन आप करके सही करके आ सकते हैं। ठीक है। इतना स्ट्राइक, 100% स्ट्राइक रेट और किसी सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन करंट अफेयर का स्ट्राइक रेट 100% है। ठीक है। तो ये है बेनिफिट करंट अफेयर को डेली बेसिस पे पढ़ने का। ठीक है। तो चलिए आज हम ये बता दिए आपको कि आप इसको फॉलो करिए, नहीं फॉलो करिएगा तो दिक्कत है। फॉलो करना, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और आज हमारा 63 नंबर का एपिसोड है। ठीक है। और यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ आपको मतलब उस अब जरूरी नहीं है कि जो जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो लिखा गया है तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट से रिलेटेड और स्टैटिक्स रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा और वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है। ठीक है। जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारा करवाता हूं और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट करके रिवीजन करिए। ठीक है। तब जाकर के आपका क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है यहीं से। ठीक है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो इसी के आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। मतलब कि जो न्यूज में है उसी से रिलेटेड आपको हिस्ट्री भी आ सकती है। उसी से, जैसे कोई पॉलिटिक का मुद्दा है, पॉलिटिक का कोई इशू है, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, तो पॉलिटिक का कोई इशू है तो वहां से क्या होगा कि वहां इससे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पॉलिटिक्स रिलेटेड। तो ये नहीं है कि, तो इसी के आसपास से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन के आसपास जितने इंफॉर्मेशन है वो आपके क्लियर हैं तो आप 100% आप रिजल्ट होगा आपका, 100% आप क्वेश्चन सही करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मोर देन 100 मेगालिथिक बरियल साइट हैव बीन फाउंड। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में
100 से अधिक महापाषाणकालीन कब्रगाह पाए गए हैं। तो ये पाया गया है केरला में। कहां पाया गया है? केरला में पाया गया है। सबसे पहले मेगालिथिक। मेगालिथिक का मतलब क्या होता है? मेगालिथिक, ठीक है, मेगालिथिक। मेगालिथिक का पूछते कि आपसे लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो मेगा का मतलब हो गया लार्ज, लार्ज, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। मतलब मेगालिथिक का लिटरल मीनिंग क्या हो गया? लार्ज स्टोन, ठीक है। अब ये कहां मिला है? ये देखो 110 मतलब 110 110 प्लस मेगालिथिक बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन एरिया ऑफ 45 हेक्टेयर्स नियर द मल्लमपुजा डैम इन पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कहां मिला है? मल्लमपुजा डैम के आसपास, जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, केरला का पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ये 110 के आसपास जो है 110 से भी ज्यादा मेगालिथिक बरियल साइट कहां है? क्या है ये? बरियल साइट है, मतलब जहां पे जिस किसी को दफनाया जाता था वो साइट है, मेगालिथिक बरियल साइट है, ठीक है। तो ये मिला है। और कहां मिला है? केरला में। डिस्कवरी ऑफ ASI विल इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली आयरन एज सोसाइटी। अर्ली आयरन सोसाइटी को मतलब समझ अंडरस्टैंड करने में ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। These includes a structure like systems, urns, stone circles and dolmens, ठीक है। इसका हिंदी यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है ASI क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। तो ये कब बना? पूछा जाता है क्वेश्चन, कब बना? तो ये बना 1861 में, 1861 में बना। और इसको फाउंडर कौन था? तो फाउंडर था इसका अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम इसके फाउंडर थे। और 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम यहां पे आयरन एज की बात कर लें, देखो एक होता है स्टोन एज, सबसे पहले क्या आया? स्टोन एज, ठीक है। अगर टाइम पीरियड पूछे कि स्टोन एज कितना है, तो टिल 3000 BCE, ठीक है, 3000 BC मतलब कि 3000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? स्टोन एज माना जाता है, मतलब पाषाण काल माना जाता है। स्टोन एज के बाद क्या जाएगा? ब्रोंज एज, ठीक है, ब्रोंज एज मतलब कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। ब्रोंज एज कहां से? 3300 BC, 3300 BC टू 1200 BC, 1200 BC, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ब्रोंज एज के बाद क्या हो गया? आयरन एज, आयरन एज, ठीक है। आयरन एज कब से कब तक हो गया? 1200 BC से 1200 BC से टू 550 BC, 550 BC, ठीक है। ये हो गया 3 एज, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी गया है और हो सकता है पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो किस एज का है? तो ये है ब्रोंज एज का। किस एज का है? ब्रोंज एज का है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किस एज का है? ब्रोंज एज का है। और वैदिक सभ्यता किस एज का है? तो यह है आयरन एज का, ठीक है। वैदिक सभ्यता आयरन एज का है और सिंधु घाटी सभ्यता है ब्रोंज एज का, ठीक है। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड। और अगर पूछा जाए आपसे कि द ओल्डेस्ट मेगालिथिक साइट क्या है? द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेगालिथिक साइट, मेगालिथिक साइट क्या है? तो क्या? गोबे कल्ली, ठीक है, गोबे कल्ली टेपे। गोबे कल्ली टेपे कहां है? टर्की में है, ठीक है। पूछा जाए कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मेगालिथिक साइट क्या है, तो गोबे कल्ली टेपे जहां कहां है? टर्की में है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया क्या? केरल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सारा हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ए ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, ठीक है। अभी हाल ही में
भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, ठीक है, ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने किसके साथ किया है? तो इंडिया ने किया है सिंगापुर के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर विच एम्स टू प्रमोट डिजिटाइजेशन एंड डीकार्बनाइजेशन इन द शिपिंग सेक्टर। क्या करना है? शिपिंग सेक्टर में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए किया गया है, ठीक है। मतलब शिपिंग सेक्टर में कार्बन जो एमिशन हो रहा है उसको कम करने के लिए ऐसा स्टेप लिया गया है, ठीक है। द एग्रीमेंट वाज रीच्ड ड्यूरिंग द सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025। दिस इनिशिएटिव विल प्रमोट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशन विथ जीरो और मिनिमम ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। मतलब मिनिमम ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, को कम करने के लिए, मतलब कार्बन, जाहिर सी बात है कार्बन जब कम होगा तो ग्रीन हाउस गैस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस मैग्नेटिक इमेजिंग मशीन, फर्स्ट इंडिजिनस मैग्नेटिक इमेजिंग मशीन MRI, इसके बारे में मैग्नेटिक रेजोनेंस, सॉरी यहां छूट गया है, रेजोनेंस मैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MRI। आपने देखा होगा कि पूरा बॉडी क्या होता है, एक मशीन होता है उसके अंदर पूरा बॉडी जाता है, मतलब और पूरी बॉडी की क्या होती है उसमें स्कैनिंग होती है, ठीक है। और किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए MRI होता है, ठीक है। तो MRI मैग्नेटिक इमेजिंग मशीन इट विल बी इंस्टॉल्ड इन विच इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहां होगा? ये होगा आपका एम्स दिल्ली, ठीक है, एम्स न्यू दिल्ली में होगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये जो MRI जो है, ये पूछा है कि MRI का इन्वेंटर कौन था, ठीक है। इन्वेंटर MRI के आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे, MRI का आविष्कार किया था रेमंड, ध्यान रखेंगे, रेमंड। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि MRI न्यूज में है। रेमंड दमाडियन, दामाडियन, ठीक है, दमाडियन, हाँ, रेमंड डमाडियन इसके इन्वेंटर थे। कौन किया था MRI की खोज? MRI का आविष्कार किसने किया था? रेमंड डमाडियन ने, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। क्या होता है? फुल बॉडी स्कैनिंग होता है इसमें, किसी रोग को डायग्नोज करने के लिए। इंडिया डेवलप्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस, ये स्वदेशी है, ध्यान रखेंगे स्वदेशी है, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, ए मेजर स्टेप टुवर्ड द सेल्फ रिलायंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। इट विल बी इंस्टॉल्ड इन एम्स New Delhi by October. It aims to reduce the cost of medical treatment by 50%, ठीक है, and reduce dependence on import. MRI is used in examining the brain, देखो ब्रेन, स्पाइन, हार्ट, ब्लड वेसल, ज्वाइंट्स, ये सब पूरे मतलब पूरे बॉडी को क्या करता है? ये स्कैन करता है और बॉडी के किस ऑर्गन में क्या डिफेक्ट है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट, हु होस्टेड द प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश इन मार्च 2025। मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास की मेजबानी किसने की है? तो ये किया है, कौन किया? ये किया है ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ईस्टर्न पूछा कि प्रचंड क्या है? प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज और ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी पूछा, तो ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर कहां है? हो सकता है आपसे पूछा इसलिए जा सकता है कि जो ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का जो हेड क्वार्टर है कोलकाता है। कोलकाता में कहां पे? कोलकाता में है फोर्ट विलियम का आपने नाम सुना होगा, जिसकी स्थापना 1700 में हुई थी। जो बंगाल का हेड क्वार्टर, जब बंगाल सेटलमेंट का हेड क्वार्टर हुआ करता था 1700 में, ठीक है, फोर्ट विलियम, उसी का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया। अभी उसका नाम फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके कर दिया गया है विजय दुर्ग। और उसी विजय दुर्ग में ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर है, ठीक है, हेड ऑफिस है। तो ये कहां हो गया? कोलकाता, कोलकाता कहां पे? विजय दुर्ग, जिसका नाम पहले था फोर्ट विलियम, विजय दुर्ग, ठीक है, विजय दुर्ग हो गया। नेक्स्ट,
क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार ऑफ द 3 आर्मीज कंक्लूडेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 25 to 27 मार्च। इट एम्स टू, कहां हुआ ये, तो ये हुआ आपका, देखो हुआ कहां, ये इंपॉर्टेंट है, हुआ कहां, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, ये कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, बस, ठीक है। और ट्राई सर्विसेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, RBI has increased the additional charge of how many rupee on cash withdrawal of ATM of any other bank from May 1st of May 2025। RBI ने 1 मई 2025 से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नगद निकासी पर कितने रुपए की अतिरिक्त शुल्क बढ़ा दिया गया है। देखो होता क्या था, इसके लिए ये बढ़ा, पहले आंसर इसका क्या है, इसका आंसर है 2 रुपया, ठीक है। पहले कितना है, 5 टाइम, एक एटीएम से आप 1 महीने में 5 बार ही पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि अगर किसी एटीएम से अगर 5 महीने मतलब 5 बार एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब है कि अगर 5, पहले तो अगर 5 बार 5 टाइम से ज्यादा यूज करते हैं एटीएम, चाहे वो बैलेंस चेक करने के लिए हो चाहे वो ट्रांजैक्शन के लिए हो, ठीक है, सारे मिला करके आप 5 टाइम 1 महीने में 5 बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया है कि ये 5 महीने अगर 5 से ऊपर यूज करते हैं तो पहले लगता था 21 रुपया, ठीक है, 21 रुपी, मतलब अगर 5 बार से ज्यादा यूज करते हैं तो अब लगता था कितना, 21 रुपया पर ट्रांजेक्शन, जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार आपके 21 रुपया आपसे आपके अकाउंट से कटेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसमें 2 रुपये का इजाफा कर दिया गया, मतलब 2 रुपया इंक्रीज कर दिया गया है और ये हो गया है 23 रुपीज। मतलब अब अगर 5 बार से ज्यादा एटीएम यूज करते हैं तो आपको 23 रुपये प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे 23 रुपया कटेगा, ठीक है, मतलब आपके अकाउंट से। और ये जो पैसा कहां जाएगा, किस फॉर्म में कटेगा, तो जीएसटी के फॉर्म में कटेगा, ठीक है, जीएसटी के फॉर्म में ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है, 5 बार से ज्यादा यूज करते हैं तो, ठीक है, तो 21 रुपया से 23 रुपया बढ़ा करके कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये अब आरबीआई की अगर बात कर लें तो आरबीआई कब बना, ठीक है, आरबीआई बना आपका 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसका 1937 में क्या हो गया, 1937 में इसका पहले हेडक्वार्टर जब बना कहां था, कलकत्ता में, और कलकत्ता से जाके ट्रांसफर होकर कहां चल गया 1937 में बॉम्बई, जहां पे अभी आरबीआई का हेडक्वार्टर है, बॉम्बे, ठीक है। 1937 पूछा है कि आरबीआई नेशनलाइज कब किया गया था, तो आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, नेशनलाइज कब किया गया था, 1949 में, ठीक है, 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे हो गया। आरबीआई किस कमीशन के सिफारिश पे, मतलब कौन से कमीशन बनाया गया था आरबीआई को सेटअप करने के लिए, तो यंग हिल्टन कमीशन, ध्यान रखेंगे, यंग हिल्टन कमीशन, ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन। अभी आरबीआई के चेयरमैन कौन है, तो है संजय मल्होत्रा, जो कि 26 नंबर के हैं। आरबीआई के हेड कौन है भी, संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये हो गया आपका। और एक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज ऑफ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म आरआरबी एनटीपीसी, जो लास्ट एग्जाम हुआ प्री का, उसमें पूछा गया था, तो फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बाकी सबको मालूम होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कंफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या था वहां पे कि ऑटोमेटिंग टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। एक ऑप्शन था ऑटोमेटिंग टेलर मशीन, मतलब आईएनजी, और एक में था ऑटोमेटेड था और एक में था ऑटोमेटिंग। तो कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब माइन्यूट कंफ्यूजन से आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिंग नहीं है, ऑटोमेटेड है, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ठीक है। अब बात किया जाए कि एटीएम, तो एटीएम की बात हुई है, तो सबसे पहले बार एटीएम जो है कब लगाया गया था, 1967 में। कहां लगाया था, लंदन में,
ठीक है। लंदन में पहली बार जो एटीएम पूरे वर्ल्ड में कहां लगा था? 1967 में लंदन में लगा था। कहां, किस बैंक के द्वारा? तो बार्कले बैंक के द्वारा। ठीक है, बार्कले बैंक। ठीक है, बार्कले बैंक के द्वारा। अगर बात किया जाए इंडिया में कब लगा था एटीएम, तो 1987 में, 1987 में कहां लगा था? मुंबई। ठीक है, मुंबई। और कौन से बैंक लगाया था? तो एचएसबीसी बैंक के द्वारा लगाया गया था, एचएसबीसी बैंक। ठीक है, हो गया। तो 1967 लंदन बार्कले बैंक लगाया, 1987 में मुंबई में लगा एचएसबीसी बैंक के द्वारा। ठीक है, ये हो गया एटीएम। एटीएम का खोज किसने किया था? तो डॉन बेटजेल। ध्यान रखेंगे, डॉन बेटजेल। ठीक है, डॉन बेटजेल ने एटीएम का खोज किया था। ठीक है, एटीएम को आविष्कार किया था, खोज नहीं आविष्कार। डिस्कवरी, खोज और डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एटीएम हो गया आपका, आरबीआई हो गया, और इसका आंसर हो गया आपका 2 रुपया। ठीक है, 21 रुपए बढ़ा करके 23 रुपए कर दिया गया है। तो आगे अब एटीएम जाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि 5 बार से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया। अगला देखते हैं क्या है। विच इंडियन ओरिजिन अमेरिकन वुमेन हैज बीन confirmed as the director of National Institute of Health of the United States। ठीक है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में पुष्टि की गई है? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है जय भट्टाचार्य। कौन है? जय भट्टाचार्य। ठीक है, अभी तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर किसको बनाया गया है? जय भट्टाचार्य को। अभी एफबीआई, जैसे यहाँ पे सीबीआई होता है वहां पे भी एफबीआई होता है। एफबीआई का हेड किसको बनाया गया है? काश पटेल को। आपको पता होगा कि नई गवर्नमेंट बन चुकी है और नए जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि 40 राष्ट्र, देखे याद रखेंगे 47 राष्ट्रपति का जो नंबर है, अभी राष्ट्रपति जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के हैं? प्रेसिडेंट हैं, तो 47। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस। ध्यान रखेंगे, जेडी वेंस। ठीक है, वो जो कि 50वें नंबर के हैं, उनका सीक्वेंस क्या है? 50 नंबर का। ठीक है, और एफबीआई हो गया काश पटेल। और इसके अलावा नेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके भी डायरेक्टर जो है वो बनाए गए हैं कौन? ये बनाया गया कौन? ये बनाए गए हैं तुलसी गवाड। ठीक है, तुलसी गवाड। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है कि इनका जो लिंक है भारत से है, इनका लिंक है इंडिया से, क्योंकि इनके एंसेस्टर क्या है? इंडियन थे। तो इसी की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है इंडिया से लिंक है तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, क्योंकि ये मैटर है यूएसए का, इंडिया का मैटर नहीं है ये। ठीक है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यूएसए कॉन्टेक्स्ट है तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। ठीक है, लेकिन एक बार जान लीजिए आप। ठीक है, हो सकता है खुदा न खास्ते पूछ लिया जाए। ठीक है, एफबीआई हो गया, नेशनल इंटेलिजेंस हो गया, 47 नंबर के प्रेसिडेंट हो गए, और 50वें नंबर के कौन हो गए? वहां के राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, वहां के वाइस प्रेसिडेंट हो गए, कौन है? जेडी वेंस, और वो भी भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो भी उनका भी एंसेस्टर भारतीय ही है। ठीक है, इंडियन ही है। तो ये हो गया आपका जय भट्टाचार्य। अगर यूएसए का पूछा कि यूएसए का जो नेशनल एम्ब्लेम क्या है? नेशनल एम्ब्लेम। ठीक है, नेशनल एम्ब्लेम, ठीक है, नेशनल एम्ब्लेम क्या है? तो अभी बेल्ड ईगल याद रखेंगे। ठीक है, EAGLE। ठीक है, बेल्ड ईगल यूएसए का नेशनल एम्ब्लेम है। जैसे भारत का नेशनल एम्ब्लेम है ना अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, वैसे ही यूएसए का नेशनल एम्ब्लेम है क्या? बेल्ड ईगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो क्या है? यूएस नेट कंफर्म क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़िए। विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड? ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड कौन है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है?
विश्व का दूसरा बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो ये अभी हो गया है इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे केनिया है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट हो गया आपका केनिया, ठीक है। केनिया फर्स्ट पे है, मतलब वर्ल्ड में सब चाय को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? केनिया है। और सेकंड पे इंडिया है। और आप इसको किसको पीछे कर किया तो मतलब श्रीलंका को पीछे करके इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो चाय निर्यातक देश पूछा जाए आपसे कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना? इसके लिए जो एक्ट आया, एक्ट आया 1953 में। एक्ट टी बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब टी के लिए जो एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से, सॉरी 1953 है, 1953। और ये बॉडी बनी कब? तो 1 अप्रैल 1954 को, ठीक है। ये बॉडी बनी 1 अप्रैल 1954 को बॉडी बनी। और इसका हेड ऑफिस कहां है? HO, ठीक है। हेड ऑफिस ये कहां है? तो ये है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता इसका हेड ऑफिस है। और टी रिसर्च इंस्टीट्यूट टोकलई, ध्यान रखेंगे, टोकलई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है? टोकलई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? जोरहट असम में है, ध्यान रखेंगे, जोरहट असम, ठीक है, जोरहट असम में है इसका टोकलई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट असम, ठीक है। तो ये हो गया कुछ फैक्ट टी के बारे में है जिसको आप याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो गया? इंडिया, ठीक है। इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन 2024 सरपासिंग श्रीलंका, ठीक है, सरपासिंग श्रीलंका। अकॉर्डिंग टू इंडियन टी बोर्ड, इंडिया एक्सपोर्टेड 254 मिलियन केजी ऑफ टी अप फ्रॉम 231 मिलियन केजी इन 2023। कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस आप किसका याद रखिएगा कि टोटल कितना बेचा है। तो 7,112 करोड़ का टी इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 2024 में, ठीक है। तो आपसे ये सब कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको ये फैक्ट याद रखना है कि फर्स्ट कौन है? केनिया, ठीक है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट बना 1953 में, इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 1954 को। हेड ऑफिस कहां है? कोलकाता। टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? जोरहाट असम में, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम, डिजिटल फसल सर्वे सेक्शन प्रणाली का ये नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है, ठीक है। तो इस जाहिर सी बात है डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम है, तो ये कौन किसका डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है। डिजिटल फसल सर्वे सर्वेक्षण प्रणाली अभी लॉन्च किया, क्या है ये देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर टू कलेक्ट द क्रॉप डेटा इन रियल टाइम, ठीक है। इसलिए कि क्रॉप का रियल टाइम में मतलब एग्जैक्ट समय में क्रॉप का जो डेटा है उसको, फसल की जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए बनाया गया। ये मतलब फसल से रिलेटेड क्या होगा? क्रॉप से रिलेटेड डेटा को प्रिजर्व करेगा, डेटा को तैयार करेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द फील्ड थ्रू द मोबाइल इंटरफेस विच विल बी इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एस्टिमेटेड एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब हो गया आपका, मैंने इसको सारा बता दिया। और इतना जितना मैं लिखवाता हूं, आसपास जितना भी मैं लिखवाता हूं ये सब, ठीक है, इसको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। ये सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, हो सकता है इससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट, ये हो गया आपका करंट अफेयर, ठीक है। तो आपको दोनों में क्लियर करवा दिया, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और डेली बेसिस पे रिवीजन करिए। उसके बाद आपको 4 से 5 में, ज्यादा नहीं, 4 to 5 मंथ, ठीक है, आप जुड़िए मेरे से। और इसके बाद आपका जीएस एक बहुत अच्छा लेवल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप मॉक लगाइएगा ना, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं
कि 20 अभी आप 20 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, मतलब जितना भी अभी आप सही कर रहे हैं, आज से 5 महीने बाद 20 से 25 क्वेश्चन में आपका बढ़ोतरी हो जाएगा, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन आपका और सही होने लगेगा जितना भी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 20-25 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो उतना आपका लेवल बन जाएगा। और इतना अगर 20 से 25 क्वेश्चन आप कर लिए एक्स्ट्रा, तो आपका रिजल्ट से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।